म्यूचुअल फंड का आइडियल पोर्टफोलियो कैसा हो, ऐसा बहुत लोगों का सवाल होता है, खास करके बिगिनर्स का। लेकिन देखो, स्टॉक मार्केट में एक कंसेप्ट काम करता है और वो है सिंपल मेक्स मनी। और वही कंसेप्ट को देखें तो वही कंसेप्ट हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए भी काम करता है। देखते हैं ऐसी ही टॉप कैटेगरीज जिसके साथ हम अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, और वो कैटेगरीज में भी कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका हमारे ये पोर्टफोलियो में समावेश होना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 15, 20, 25 म्यूचुअल फंड्स है तो उनसे मैं ज़्यादा रिटर्न पा सकता हूँ, उसके वजह से मेरा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा, अगर ये सोच है तो वो एक गलतफहमी है। देखो, हमारा म्यूचुअल फंड अगर केवल 3 कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड से भी बना है तो भी वो अच्छा डाइवर्सिफाइड रह के हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। ये कौन सी 3 कैटेगरी है और वहाँ के टॉप के कौन से फिलहाल के म्यूचुअल फंड्स है जिनका हम हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में समावेश कर सकते हैं, वो आज कंप्लीटली एनालाइज करते हैं। तो ये कैटेगरीज देखें तो एक है फ्लेक्सी कैप, दूसरी मिड कैप और तीसरी स्मॉल कैप। ये 3 कैटेगरीज के साथ अगर हम हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो फिर वो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बनाने में ज़रूर मदद करेगा। देखो, अगर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। उसके बाद फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप वो इसी कॉम्बिनेशन को सपोर्ट देने का काम करते हैं। और फिर फ्लेक्सी कैप का क्या होता है, उसका जो झुकाव होता है वो बहुत बार लार्ज कैप की तरफ होता है, तो हमारे पोर्टफोलियो को लार्ज कैप का भी अच्छा खासा एक एक्सपोजर मिला रहता है। तो इसी वजह से फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनका कॉम्बिनेशन हमें एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। ये तीनों कैटेगरी में अगर हम 2-2 म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट करते हैं तो एक 6 म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एनालिसिस के अनुसार फ्लेक्सी कैप के फिलहाल के अगर टॉप के 2 म्यूचुअल फंड देखें तो वहाँ पे हमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, इनका नाम सामने आता है। इनका अगर जो रिटर्न है वो और फिर रिस्क रेशो, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, उनके अकॉर्डिंग हम इनका कंपैरिजन भी देख लेते हैं। 10 साल के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अगर रिटर्न देखें तो वो हमें 18.38% का नजर आता है। वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का देखें तो वो रिटर्न हमें 16.30% का दिखता है। अगर इनको हम बेंचमार्क से कंपेयर करें तो बेंचमार्क का रिटर्न 14.03% है, जिसे इन दोनों फंड ने अच्छे से पीछे छोड़ा हुआ नजर आता है। अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो पराग पारिक ने 23.33% का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो उसने 28.07% का रिटर्न दिया है। इसको अगर बेंचमार्क से कंपेयर करें तो बेंचमार्क का रिटर्न यहाँ पे केवल 20.71% का रहा है। अगर लास्ट के 1 ईयर में देखें तो जहां पे मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने मिली है, वहां पे पराग पारिक ने एक साल में 8.07% का रिटर्न जनरेट किया है। तभी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने 8.01% का रिटर्न जनरेट किया है। उसको अगर बेंचमार्क से कंपेयर करें तो बेंचमार्क ने तो निगेटिव -1.37% का रिटर्न जनरेट किया हुआ नजर आता है। अभी फंड के रिस्क रेशो पे नजर देते हैं। अल्फा, बीटा और शार्प रेशो क्या है वो हम देखते हैं। देखो, अगर अल्फा की बात करें तो वो हमें फंड उसके बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है वो बताता है। अगर बीटा की बात करें तो बीटा हमें फंड में वोलेटिलिटी कितनी है वो बताता है। और अगर शार्प रेशो की बात करें तो फिर हमारे लिए फंड कितना रिस्क लेके कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना रहा है वो दिखाता है। यानी अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा है, बीटा जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है, और फिर शार्प रेशो जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए बेहतर है। तो ये दोनों फंड का हम एक बार ये तीनों रेशो को कंसिडर करते हुए कंपैरिजन देखते हैं। अगर पराग पारिक का अल्फा देखें तो वो 8.71% है। वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का अगर अल्फा देखें तो वो 7.83 नजर आता है। इनको अगर कैटेगरी एवरेज के अल्फा से देखें तो वो 2% का नजर आता है। बीटा पे नजर देते हैं तो पराग पारिक का बीटा 0.58 नजर आता है। वहीं पे एचडीएफसी का 0.81 नजर आता है। और कैटेगरी एवरेज का अगर बीटा देखें तो वो हमें 0.91 नजर आता है।
यानी अगर बीटा को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं पारस्परिक लेस वोलेटाइल है। वैसे ही शार्प रेशो की बात करें तो पराग पारिक का शार्प रेशो 1.67 है, HDFC फ्लेक्सी कैप का ये 1.43 है। तो फिर कैटेगरी एवरेज का देखें तो 0.88% है। यानी अगर हम शार्प रेशो की बात करें तो पराग पारिक का परफॉर्मेंस हमें बेहतर नजर आता है। पोर्टफोलियो डिजाइन करते वक्त जो भी म्यूचुअल फंड हम सिलेक्ट करते हैं वो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कॉमन स्टॉक्स है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। और वो समझने में हमें फंड की जो ओवरलैपिंग है वो पैरामीटर मदद करता है। अगर ये हम HDFC और पराग पारिक ये दोनों के बारे में चेक करें तो ये दोनों की जो ओवरलैपिंग है वो अप्रोक्स 34% के साथ निकल के आती है। यानी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे ये दोनों भी म्यूचुअल फंड्स अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हम हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको पार्शियली ये दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एक ही फ्लेक्सी कैप फंड है जहां पे भी हम हमारा पूरा फ्लेक्सी कैप का अलोकेशन कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप होने के बाद अभी मुड़ते हैं मिड कैप फंड्स में। मिड कैप में भी हम दो फंड्स देखते हैं जो हमारे आइडियल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। एनालिसिस के अनुसार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एडलवाइस मिड कैप फंड ये हम हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ये दोनों फंड का हम एक बार परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपैरिजन देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में बिलीव करता है, वहीं पे एडलवाइस मॉडरेट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ता है। दोनों का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल का लास्ट के 10 साल का अगर रिटर्न देखे तो 18.53% का नजर आता है। वैसे ही एडलवाइस मिड कैप का देखे तो वो 18.89% दिखता है। उसको अगर बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें तो बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो 17.53% नजर आता है। लास्ट 5 साल का अगर परफॉर्मेंस देखे तो मोतीलाल ओसवाल ने 34.88% का रिटर्न जनरेट किया हुआ दिखता है। वहीं पे एडलवाइस का देखे तो 31.08% दिखाई देता है। अगर बेंचमार्क के साथ देखें तो बेंचमार्क का रिटर्न केवल 27.62% का नजर आ रहा है। अगर लास्ट के एक ईयर में देखें तो मोतीलाल ओसवाल का प्लस 3.89% का रिटर्न दिखता है। वहीं पे एडलवाइस मिड कैप का 5.23%। अगर बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो वो हमें निगेटिव -3.53% का दिखता है। मतलब बेंचमार्क ने जहां पे निगेटिव रिटर्न दिया है वहीं पे ये दोनों फंड ने अच्छे से पॉजिटिवली खुद को सस्टेन किया हुआ हमें दिखाई देता है। फंड के परफॉर्मेंस के बाद अभी इसके रिस्क रेशो पे नजर देते हैं और जानते हैं कि इनके रिस्क रेशोज का कंपैरिजन कैसे है। अगर मोतीलाल ओसवाल का अल्फा देखे तो वो 7.28% है। एडलवाइस मिड कैप का देखे तो वो 3.37% है। कैटेगरी एवरेज में अल्फा देखे तो वो हमें 0.30% का दिखाई दे रहा है। यानी मोतीलाल ओसवाल का अल्फा काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नज़र आता है। अगर बीटा की वैल्यू देखे तो मोतीलाल ओसवाल के लिए वो 0.89% है। वहीं पे एडलवाइस मिड कैप के लिए वो 0.95 है। और फिर कैटेगरी एवरेज देखें तो वो 0.93 नज़र आ रही है। यानी बीटा से भी कंपेयर करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हमें टॉप कैटेगरी में नज़र आता है। अगर शार्प रेशो को भी देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का शार्प रेशो 1.28 है। वहीं पे एडलवाइस का 1.24 है। और फिर कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशो देखें तो वो 1.04 है। यानी शार्प रेशो में भी मोतीलाल ओसवाल कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आता है। मिड कैप के ये दोनों फंड का अगर हम ओवरलैपिंग देखें यानी कौन से ऐसे कॉमन स्टॉक्स है जहां पे ये इन्वेस्ट कर रहा है वो देखें तो वो जो परसेंटेज है वो 16% का निकल के आ रहा है। यानी ये दोनों फंड का हम हमारे पोर्टफोलियो में समावेश कर सकते हैं। देखो अगर 20% तक का भी ओवरलैपिंग है तो भी हमारे लिए वो मेजर कंसर्न नहीं है। तो मिड कैप के लिए हम ये ओवरलैपिंग कंसीडर करते हुए दोनों फंड में भी अपना निवेश कर सकते हैं। अभी मिड कैप के डिस्कशन के बाद हमारी जो लास्ट कैटेगरी है स्मॉल कैप की वहाँ पे जाते हैं। स्मॉल कैप की कैटेगरी अगर देखें तो यहाँ पे फिलहाल बंधन स्मॉल कैप फंड और दूसरा HDFC स्मॉल कैप फंड ये नज़र आता है।
अगर बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाता है, ये नज़र में आता है। वहीं पे अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप को देखें तो वो एक बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी अपनाता है, ये हमें समझ में आता है। ये दोनों का भी परफॉर्मेंस हम रिटर्न के अनुसार एक बार चेक करते हैं। रिटर्न देखें तो 10 साल के लिए बंधन स्मॉल कैप नया होने की वजह से उसके अभी पैरामीटर्स हमारे पास है नहीं। अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप का देखें तो वहाँ पे हमें 19.36% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। अगर बेंचमार्क का यहाँ पे देखें तो वो 15.41% का रिटर्न दिखता है। अगर 5 साल के लिए देखें तो बंधन स्मॉल कैप का रिटर्न 32.84 नज़र आ रहा है। वहीं पे एचडीएफसी स्मॉल कैप का देखें तो 31.33% दिखाई दे रहा है। उसी को अगर हम इसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो वो 28.41% है। अगर लास्ट के एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो बंधन स्मॉल कैप ने 1.39% का रिटर्न दिया है और एचडीएफसी ने 1.52% का। लेकिन हम अगर बेंचमार्क देखते हैं तो उसने निगेटिव 5.53% का रिटर्न दिखाया है। देखो, स्मॉल कैप फंड रिस्की भी ज़्यादा होते हैं और इसीलिए हम देख सकते हैं, जैसे हमने फ्लेक्सी कैप में देखा या फिर मिड कैप में देखा, उससे कंपेयर करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में ये दोनों फंड ने लास्ट के एक साल में काफ़ी कम रिटर्न बनाए हुए हैं। अभी ये दोनों स्मॉल कैप फंड के रिस्क रेशोज पे हम नजर देते हैं। बंधन स्मॉल कैप का अल्फा 8.19% का नजर आता है, एचडीएफसी का 4.71% और कैटेगरी एवरेज देखें तो वो हमें 1.59% का नजर आता है। अगर वहीं पे हम बीटा की कंपैरिजन करें तो बंधन का बीटा 0.90% का दिखाई देता है। वहीं पे एचडीएफसी स्मॉल कैप का देखें तो वो 0.79% और फिर कैटेगरी एवरेज में बीटा देखें तो वो हमें 0.86% का दिखाई देता है। यानी अगर बंधन स्मॉल कैप देखें तो वो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा वोलेटाइल है, ऐसा नज़र आता है। और इसीलिए ये डिस्कशन से पहले हमने इसे एग्रेसिव भी बोला है। देखो, शार्पर रेशो की अगर बात करें तो बंधन स्मॉल कैप का 1.38% है, वहीं पे एचडीएफसी स्मॉल कैप का देखें तो 1.23 है और इसको अगर कैटेगरी के एवरेज के साथ कंपेयर करें तो वो 1.01 है। यानी ज़्यादा रिस्क लेते हुए बंधन स्मॉल कैप हमारे लिए ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, ये नज़र आता है। अगर ये दोनों का भी हम अगर ओवरलैपिंग देखें तो वो अप्रॉक्स 15% का नज़र आता है और इसी वजह से ये दोनों का भी हम हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर समावेश कर सकते हैं। तो जैसे डिस्कस किया वैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के दोनों फंड या दोनों में से कोई एक फंड और फिर मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के जो भी डिस्कस किए वो दोनों फंड का हम हमारे पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में ज़रूर समावेश कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो भी आज का डिस्कशन है वो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखा है। अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक बार आपके एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लें। ये पूरा डिस्कशन केवल एजुकेशन पर्पज से ही किया गया है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, ऐसे ही म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो या फिर स्टॉक एनालिसिस हो या फिर मनी कंसेप्ट हो, इसके रिलेटेड नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।